Hello everyone. In today's video we are going to discuss how many molecules of ATP are produced from complete oxidation of one molecule of glucose. दोस्तों जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट कंबस्टन होता है, दैट इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है सभी पाथवेज को कंप्लीट करके, तो जो अल्टीमेटली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक एटीपी मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि जिसका फार्मूला होता है जैसे कि आपको पता है 6C6H12O6। तो दोस्तों इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से टोटल हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का गेन होता है। तो दोस्तों ये 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स किस स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन के किस स्टेप के अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, ये आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो नंबर ऑफ एटीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप सभी बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, जो सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस, दैट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसके अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का या कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों जो ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप होता है दैट इज़ फेज़ 1 के अंदर, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं, उसके अंदर जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है। 1 molecule of glucose is broken down into 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate in phase 1, or you can say preparatory phase of the glycolysis। तो इस स्टेप के अंदर दोस्तों टोटल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का कंजम्पशन होता है, दैट इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज फेज 1 और द प्रिपरेटरी फेज। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन होता है। ये नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल का हमें यूटिलाइजेशन हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ होता है दोस्तों जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन होता है और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। और दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होता है दोस्तों जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इन दोनों स्टेप्स के ऊपर एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ होता है और इस तरीके से हमारे प्रिपरेटरी फेज के अंदर टोटल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम ग्लाइकोलिसिस के पे ऑफ फेज के अंदर, या जो सेकंड फेज होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसके अंदर एटीपी जैसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। तो इसमें दोस्तों जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट होता है वो पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट के मॉलिक्यूल्स बने थे। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के, ये दोनों पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। और दोस्तों एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का मॉलिक्यूल जब एक पायरूवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो ये हमें एक NADH के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करके देता है। वो इस तरीके से दोस्तों जब दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 2 NADH मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। और दोस्तों इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है, दैट इज़ इसमें डायरेक्ट एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है दोस्तों जब 1,3-बिस फास्फोग्लाइसिरेट 3 फॉस्फोग्लाइसिरेट में कन्वर्ट होता है। और दोस्तों दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है जब फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस।
तो इसमें दोस्तों टोटल 2 एटीपी का सिंथेसिस यहाँ से होता है और इसी तरीके से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस यहाँ से होता है। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 4 एटीपी का सिंथेसिस ग्लाइकोलिसिस के सेकंड फेज यानी कि पे ऑफ फेज के अंदर होता है। देयर आर टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड इन पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब अगर हम टोटल ओवरऑल गेन देखें कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस का, तो हमारे पास 4 एटीपी का सिंथेसिस होता है और इसमें से 2 एटीपी हमारे प्रिपरेटरी फेज के अंदर यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है उससे हमें 2 एटीपी का टोटल गेन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में दोस्तों 2 मॉलिक्यूल्स जो NADH के बने थे, ये जो NADH के मॉलिक्यूल है जब ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ से टोटल 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है एक NADH की एनर्जी से। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास टोटल ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 NADH का सिंथेसिस हुआ है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों जो एक NADH था उससे 3 एटीपी के मॉलिक्यूल बने थे, तो 2 NADH के मॉलिक्यूल से दोस्तों टोटल 6 एटीपी के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम टोटल ग्लाइकोलिसिस की बात करें, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमें टोटल 8 एटीपी मिलते हैं। टोटल 8 एटीपी आप देख सकते हैं। 2 एटीपी हमें सबस्ट्रेट 4 एटीपी हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिले थे, जिसमें से 2 एटीपी हमारे कंज्यूम हो गए थे और 2 एटीपी हमारे पास बच गए थे। और इसी तरीके से 2 NADH का सिंथेसिस हुआ था जो कि 6 एटीपी के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स का गेन होता है। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिसमें जो पाइरूवेट का मॉलिक्यूल होता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो पाइरूवेट होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है और जब ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज़ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। और यहाँ पर दोस्तों जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी 2 कार्बन कंपाउंड होता है। इस स्टेप के अंदर दोस्तों इसको हम जब पाइरूवेट एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको हम लिंक रिएक्शन या एसिटाइलेशन ऑफ पाइरूवेट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज लिंक रिएक्शन और टेक्निकली इट इज नोन एज एसिटाइलेशन ऑफ द पाइरूवेट मॉलिक्यूल। इस स्टेप के अंदर दोस्तों जब पाइरूवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होता है NADH उसका यहाँ पर सिंथेसिस होता है। तो दोस्तों जब एक पाइरूवेट का मॉलिक्यूल एक एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो एक NADH मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। तो दोस्तों हमारे पास जैसा कि आपको पता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स थे। तो इस तरीके से जब दोनों पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स ये और ये जब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं तो टोटल हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है और इसी तरीके से यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन भी होता है। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अगर इस स्टेप के अंदर दोस्तों हम लिंक रिएक्शन के ATP का बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है टोटल 2 NADH के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुआ है। अगर हम इन दोनों NADH के मॉलिक्यूल्स को ETC के अंदर लेके जाएं और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में करें तो जैसा कि आपको पता है एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो इस तरीके से 2 NADH मॉलिक्यूल्स से बन सकते हैं हमारे दोस्तों 6 ATP मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों जब एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाता है तो ये एरोबिक कंडीशंस के अंदर क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करता है और दोस्तों क्रेब साइकिल के सभी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद एक एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल से दोस्तों टोटल इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं तो इससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। और जब दोस्तों 2 कार्बन्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमारे पास टोटल 3
NADH के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। टोटल 3 NADH आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वन कंप्लीट साइकिल ऑफ क्रैब साइकिल, जिसके अंदर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और दोस्तों इस एक साइकिल के अंदर से एक FADH2 का सिंथेसिस होता है। और दोस्तों इसके अंदर एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है, जिस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फॉस्फोराइलेशन में यूज़ किया जाता है, और वहाँ से एक ATP का, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होके एक ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो जो एक NADH का मॉलिक्यूल होता है आपको पता है 3 ATP के बराबर होता है, तो 3 NADH के मॉलिक्यूल हो गए दोस्तों हमारे टोटल 9 ATP के बराबर। और दोस्तों जो FADH का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर NADH के कंपैरिजन में जो एनर्जी होती है वो कम क्वांटिटी में होती है। तो दोस्तों जो एक FADH2 के अंदर एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों एक FADH2 का जो मॉलिक्यूल है वो टोटल 2 ATP का सिंथेसिस करता है। और दोस्तों एक हमारा ऑलरेडी ATP सबस्ट्रेट लेवल से हमें प्राप्त हुआ है। तो टोटल दोस्तों जब एक साइकिल कंप्लीट होती है और जिसमें एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम के एक मॉलिक्यूल का, तो टोटल हमें 9 + 2 + 1 दैट इज टोटल 12 ATP का गेन होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको पता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमारे पास टोटल 2 मॉलिक्यूल मिले थे हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए के। तो इसी तरीके से दोस्तों दूसरे मॉलिक्यूल से भी हमें जब एक कंप्लीट साइकिल होती है तो टोटल 12 ATP का गेन होता है। तो हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से अगर हम टोटल देखें, सिर्फ क्रैब साइकिल की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 24 ATP का सिंथेसिस होता है, दैट इज 12 + 12। इस तरीके से हमारे पास दोस्तों 24 ATP का सिंथेसिस सिर्फ क्रैब साइकिल से होता है टोटल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, दैट इज उसमें क्रैब साइकिल की 2 साइकिल कंप्लीट होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है MCQ के अंदर आपको बहुत ही मतलब केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। अगर काफ़ी टाइम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक क्रैब साइकिल के अंदर ATP जो होते हैं टोटल 12 ATP का प्रोडक्शन होता है या 24 ATP का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन के अंदर एक साइकिल की बात की जा रही है, कंप्लीट 1 साइकिल की अगर बात की जा रही है, दैट इज सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, तो उसके अंदर आपको टोटल 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP मिलता है और टोटल 12 ATP के बराबर एनर्जी आपको मिलती है। लेकिन अगर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो उसके अंदर क्रैब साइकिल की 2 टोटल कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको टोटल 24 ATP का गेन होता है। अब अगर हम दोस्तों ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जो हमें ATP मॉलिक्यूल मिले हैं, अब हम उनको अगर सम अप करें तो देखते हैं कि कितना होता है। दोस्तों 8 ATP हमें मिल गए थे, जैसा कि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के अंदर टोटल 8 ATP आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दोस्तों 6 ATP मिले हमें लिंक रिएक्शन से, जब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो 6 ATP का हमें यहाँ से गेन होता हुआ दिख रहा है। और अब चलते हैं हम लास्ट स्टेप के अंदर, दैट इज क्रैब साइकिल के अंदर। तो क्रैब साइकिल के अंदर दोस्तों एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 24 ATP का सिंथेसिस होता है। तो अगर दोस्तों हम टोटल गेन की बात करें तो हमारे पास 24 + 6 दैट इज 30 + 8 दैट इज 38 ATP का सिंथेसिस दोस्तों जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस प्लस लिंक रिएक्शन प्लस क्रैब साइकिल, तो टोटल हमें 38 ATP का गेन होता है। अगर दोस्तों इस वीडियो में, इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
In the next video we will study electron transport chain in detail. Till then, bye bye, take care.